Hello everyone, I hope you all are fine. Now exams are almost near, right? Most of your schools, the exams are about to start. तो चलो चलो जल्दी जल्दी हम पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर। आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी। आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड तो ये थर्ड चैप्टर है, बट वीडियो से रिलेटेड तो ये सेकेंड चैप्टर होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे और आज ही हम खत्म करेंगे ये जो चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं सेल से, राइट। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सेल के अंदर ऐसे क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण सेल के सभी एक्टिविटीज अच्छी तरीके से होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेल के अंदर के अलग अलग ऑर्गेनल्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था अलग अलग टाइप के सेल्स, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यही सब कुछ था लास्ट चैप्टर में। अब आज हम स्टार्ट करेंगे नई चैप्टर जिसे हम कहेंगे टिश्यू। टिश्यूज स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है आपने अपने बुक्स, पेंसिल, पेन सब कुछ रेडी रखा हो, ताकि हमें नोट डाउन करना है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साथ में पढ़ाते वक्त साथ में आप नोट्स भी नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे आपका पढ़ाई और आसान हो जाएगा। तो टिश्यू क्या है? हाउ वी डिफाइन अ टिश्यू? टिश्यू is a group of cell. What is tissue? Tissue is a group of cell having similar function and similar structure. टिश्यू ऐसे सेल से बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जिनका शेप सिमिलर हो, जिनका फंक्शन सिमिलर हो। ये सारे सेल्स जिनके एक जैसा फंक्शन हो, जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर हो, या फिर एटलीस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर हो, वो सारे सेल्स एक साथ आकर क्या फॉर्म करता है? टिश्यूज। टिश्यूज अब बनेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है? क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू फॉर्म हो सकता है? नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल का बना हुआ है। तो हमारे इस दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो टिश्यू नहीं आएंगे, क्योंकि टिश्यूज तो बहुत सारे सेल से फॉर्म होता है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज फॉर्म नहीं करेंगे। फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं होता है। अब टिश्यू फॉर्मेशन फिर कहाँ होगा? टिश्यू फॉर्मेशन हो गए मल्टी सेल्यूलर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें फॉर्मेशन होता है टिश्यूज। अगर हमें टिश्यू पढ़ना है, टिश्यू को पढ़ना है ज्यादा आसान तरीके से, हम डिवाइड करेंगे टिश्यूज को दो ग्रुप में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम डिवाइड करेंगे टिश्यूज को दो पार्ट्स में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे प्लांट टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। Here is the chart showing classification of plant tissue. So you can see plant tissue is divided into two parts, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is those tissue which have actively dividing cells. इन टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि इनके सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है। जब भी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है, इसका मतलब है कि वो सेल्स ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से रीजन में लोकेटेड है, इसके बेसिस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, अपाइकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द फंक्शन, वेयर इट इज लोकेटेड इन द प्लांट पार्ट, व्हाट इज इट्स फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पैरामीटर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, apical meristem and in lateral meristem. Actually there is one more part which is not mentioned in your textbook, that is intercalary meristem. So for time being we will just talk about apical meristem and lateral meristem. What is apical meristem? Apical word represents tip. Tip, where is the tip of the plant? Plant के region में दो जगह पे tip present है, tip of shoot and tip of root. So ये जो apical meristem है, ये apical meristem usually plant के शूट के टिप में और रूट के टिप में प्रेजेंट होता है, और वहां वो प्रेजेंट होकर क्या काम करता है? ये काम करता है डिवीजन, कंटिन्यूसली सेल्स को डिवाइड करते रहता है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ होता है। प्लांट का जो भी हाइट इंक्रीज होता है वो किसके कारण होता है? अपाइकल मेरिस्टम के कारण होता है। या सेम अगर आप बड़े ट्रीज को अगर ऑब्जर्व करो, क्या उनके रूट सिस्टम बहुत छोटे छोटे होते हैं? नहीं,
उनके रूट सिस्टम्स भी बड़े होते हैं, जैसे प्लांट वैसे ही उनका रूट सिस्टम भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट जैसे ग्रो करता है, सिर्फ शूट नहीं ग्रो करता है, रूट्स भी ग्रो करता है। और ये जो ग्रोथ है, इसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अपाइकल मेरिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज लैटरल मेरिस्टम। वेयर इज लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट? लैटरल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट। Okay, lateral meristem, it is present at the base of the plant. What is the main function of lateral meristem? Lateral meristem is responsible for increasing the girth of plant. What is girth? Girth means to increase the diameter. अगर आप एक plant को या फिर एक tree को अगर observe करो, उनके base part हमेशा broader होता है as compared to the upper part. Okay, so that increase in girth or increase in diameter is responsible because of, it is formed because of lateral meristem. Then plant tissue is divided into, like I told you, meristematic tissue and permanent tissue. Permanent tissues are those tissue which have lost the ability to divide. वो जो भी cells जिन्होंने अपना division करने की capability पूरी तरह से खो चुकी है, वो सारे cells मिलकर form करता है permanent tissue. अब permanent tissue अब divide तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? permanent tissue को अपना अपना एक फिक्स्ड शेप मिल जाता है, अपना एक स्पेसिफिक टास्क मिल जाता है, उनको अपना असाइन किया जाता है काम कि तुम क्या करोगे। उसके बेसिस पर परमानेंट टिश्यू के 3 फॉर्म्स हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग और कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव में आता है एक्चुअली एपिडर्मिस और कोलिनकाइमा जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। सपोर्टिंग में आता है पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कंडक्टिंग में कौन आएगा? कंडक्टिंग में आएगा जाइलम और फ्लोएम। So here is a diagram which is showing meristematic tissue. You can see this is a meristematic tissue which is present at different region. So this is one meristematic tissue. Here you can see there is a meristematic tissue which is present at tip. Tip region में ये present है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अपाइकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम भले आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आप समझ लो इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है इंटरनोडल रीजन्स पर या इंटरनोडल रीजन पर। यहां से यूजुअली प्लांट्स के नए लीव्स फॉर्म करता है। और लैटरल मेरिस्टम यूजुअली प्रेजेंट होता है बेस ऑफ प्लांट में, जिसके कारण प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होता है। आपको बताया था अपाइकल मेरिस्टम इट इज प्रेजेंट एट टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ शूट, बिकॉज ऑफ विच द रूट लेंथ इज इंक्रीजिंग एंड शूट लेंथ इज इंक्रीजिंग। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू टेक अ सेक्शन, प्लांट का एक सेक्शन लोगे और माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे, तुम कैसे पहचान लोगे कि कौन सा टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। तो हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होता है यूजुअली स्मॉल इन साइज होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो भी होता है वो यूजुअली स्मॉल इन साइज होता है और या फिर क्यूबिकल शेप रहता है। साइज में स्मॉल रहता है और शेप में क्यूबिकल शेप रहता है। सेल वॉल इनके जो होता है बहुत थिन सेल वॉल फॉर्म करता है और वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होता है। क्यों वैक्यूल्स एब्सेंट होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मेन फंक्शन है डिवीजन। अगर ये सेल डिवीजन में काम करता है, इसको स्टोरेज करने की तो कोई जरूरत नहीं है। और आपको जैसे याद हो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है, ये वैक्यूल का मेन काम है स्टोरेज। जब ये सेल कुछ स्टोर ही नहीं करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है, तो इसमें ये जो ऑर्गेनल है इसका कोई काम नहीं है, वैक्यूल का कोई काम नहीं है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट हो गए। अगर आप ये सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा इस सेल के अंदर बड़े से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। जैसे ऑब्जर्व करोगे एक बड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। Cells are mostly tightly packed with no intercellular spaces. Cells are actively dividing. क्या है मेन फंक्शन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मेन फंक्शन है डिवीजन। तो ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स को ऐड करते रहते हैं। न्यू सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू परमानेंट टिश्यू। तो जैसे ये सेल है, ये सेल डिवाइड किया, ये डिवाइड करके 2 सेल बनाए, फिर से ये सेल डिवाइड किया, ये सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए, फिर ये सेल डिवाइड किया, ये सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए। इस तरीके से सेल्स डिवाइड करते हैं। इसमें से कुछ सेल आगे जाके डिवीजन का ही काम करेगा और कुछ सेल अपना डिवीजन करने का कैपेबिलिटी खो देगा। जैसे मानो ये सेल ने अपना डिवीजन करने का कैपेबिलिटी छोड़ दिया
और इसने अपना एक स्पेसिफिक शेप एक्वायर किया और अभी ये सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो यही सेल को हम आगे जाके बोलेंगे परमानेंट सेल्स, या फिर वही परमानेंट सेल से बनता है परमानेंट टिश्यू। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, नए सेल्स फॉर्म करते रहते हैं। वो नए सेल्स को स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फंक्शन जब भी असाइन हो जाता है, वो सेल्स अपना डिवीजन करने की कैपेबिलिटी छोड़ देता है। तो वही सेल्स को हम लेटर ऑन आगे जाके नाम देते हैं परमानेंट सेल्स, और वही परमानेंट सेल से क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू। So apical meristem, it is located at tip of root and tip of shoot, especially growing young leaves, axillary bud. जहां पर भी growing point है, जहां पर भी growth होता है, वहां पर सब क्या प्रेजेंट है? apical meristem. Lateral meristem कहाँ प्रेजेंट होगा? Lateral meristem प्रेजेंट है यूजुअली बेस ऑफ प्लांट। हमने देखा था प्लांट के बेस रीजन में, यहाँ पर जो है ये lateral meristem प्रेजेंट है, जिसके कारण प्लांट का डायमीटर यूजुअली इंक्रीज होता है। Next is protective permanent tissue. So that was all about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको क्या क्या याद रखना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट डज नॉट कंटेन वैक्यूल, बिकॉज प्लांट सेल का आइडेंटिटी है कि उसमें बड़े वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वही वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? डिवीजन। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिविजन्स भी होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द फंक्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपाइकल मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम इट इज यूजुअली प्रेजेंट एट टिप ऑफ प्लांट, that is tip of shoot and tip of root, whereas lateral meristem is present at the base of plant, which is responsible for increase in diameter of the plant or increase in girth of the plant. And we also saw that meristematic cells, they continuously divide, and some of the meristematic cells, they lose the ability to divide and they convert themselves into permanent cells, and these permanent cells, they come together, and when they do particular function, they form a permanent tissue. Now permanent tissue is divided into three types. Which are the three types of permanent tissue? Protective, supporting and conducting. Protective permanent tissue, which is the protective permanent tissue, it is simple epidermis, usually present at the outermost layer of the plant. एपिडर्मल टिश्यू जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के आउटरमोस्ट लेयर में एपिडर्मल टिश्यू यूजुअली प्रेजेंट होगा। Then there are examples of subtypes, epidermal cells और cork cells. कहाँ प्रेजेंट होता है? मेन जॉब क्या है इसका? इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, कवर करना, नाम में ही है प्रोटेक्ट करना। तो यूजुअली जैसे हमारे स्किन होता है, हमारे स्किन हमारे बॉडी में हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही प्लांट के सबसे बाहर का लेयर जो है वो किससे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है एपिडर्मल सेल्स और कॉर्क सेल्स। एपिडर्मल सेल्स स्मॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्क सेल्स प्रेजेंट होते हैं बड़े बड़े ट्रीज में, जो लेटर ऑन बार्क में कन्वर्जन होता है। तो आप ये जो एपिडर्मल सेल्स और कॉर्क सेल्स का अगर आप फंक्शन याद रखना है, तो आपका मेन जॉब या फिर उनका मेन जॉब क्या होगा? कवर करना है रूट के सरफेस को, शूट के सरफेस को, लीव्स के सरफेस को, और उनको प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग permanent tissue. It includes parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. What are their main job? Each of the tissue, they have different function. We will talk about them one by one. Here they have given you in general point, like parenchyma, they form the soft part of the plant, they store substances. Collenchyma, they provide flexibility to the plant. Sclerenchyma, they provide rigidity, strength to the plant. Last one about permanent tissue. The last type of permanent tissue is conducting tissue. It is also called as complex or vascular tissue. It is also known as complex or vascular tissue. What are the subtypes? It is xylem and phloem. So conducting tissue, there are two types of conducting tissue. Which are the two types of conducting tissue? Xylem and phloem. Xylem, they conduct or transport water, whereas phloem, they mainly transport food. So plants में अलग अलग transporting system present है. एक transporting system जो completely water को transport करता है, दूसरा transporting system जो है वो completely food को transport करता है. और अब हम बात करेंगे in depth में यही सब टिश्यू के बारे में.
तो यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है हर एक टिश्यू का, इन जनरल इमेज दिया हुआ है। जैसे ये पेरेन्काइमा का इमेज है, ये स्क्लेरेन्काइमा का ये कोलेनकाइमा का इमेज है, ये स्क्लेरेन्काइमा का इमेज है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज के इमेज दिया हुआ है। सो दिस इज पेरेन्काइमा, दिस इज कोलेनकाइमा। ओके, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एंड दिस वन इज स्क्लेरेन्काइमा, दिस इज कोलेनकाइमा। So we are going to talk about all this tissue in general, one by one in depth. Okay, so first one, protective tissue, permanent tissue का पहला टाइप which is protective tissue. इनके सेल्स कैसे होते हैं यूजुअली? इनके सेल्स यूजुअली होते हैं थिक वॉल्ड सेल्स। यूजुअली कैसे रहते हैं? थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, सभी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। रूट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। रूट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उनमें डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो रूट्स के सेल्स, रूट्स के सरफेस के ऊपर भी प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्टेम के सरफेस के ऊपर भी प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, लीव्स के सरफेस के ऊपर भी प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। जैसे एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, कुछ लीव्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे बहुत ज्यादा उनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। उनके जो लीफ सरफेस है थोड़ा बहुत वैक्सी जैसा होता है, थिक होता है। तो ये सब जो है ये एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जो वो लीफ को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। ऑल्सो ये लीव्स को एक्स्ट्रा वाटर लॉस होने से, ट्रांसपिरेशन से जो भी वाटर लॉस होता है वो वाटर लॉस होने से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है। Then cork cells in the bark, they contain another strong waterproof material. Even cork में भी present होता है waterproof material जिसे बोला जाता है सुबेन। ये प्लांट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो। तो कॉर्क जो है यूजुअली बड़े ट्रीज में फॉर्म होता है। एपिडर्मिस जो है ये सभी प्लांट्स में आपको इन जनरल दिखाई देगा। कॉर्क याद रखना है, स्पेशली बड़े ट्रीज में आपको कॉर्क का फॉर्मेशन ज्यादा करके दिखाई देगा। Where protective tissue is found? It is found in the outer surface of the skin. Then where else it is found? It is also found on the outer covering of the young stem, outer bark of woody stem, root surface. Root surface के ऊपर जो outer most layer है उसको epidermis नहीं बोलते हैं, उसे term दिया जाता है epiblema. Outer surface of root is called as epiblema, whereas in case of leaves and stem it is called as epidermis. Okay, remember word epi represents outer. Word epi, what does epi word represent? Epi word represents outer, outermost or outermost layer, it is known as epi. Okay, सबसे ऊपर का लेयर जो होता है वो होता है epi. And derma represents layer. So outermost layer of any part of the plant, it is called as epidermis. So here we have a diagram representing epidermis. So this is the section of a plant, which a dicot plant which represents outermost layer made up of epidermis. So you can see there is epidermis present. Then in case of wood or big trees, you can see there is cork present. This is cork cambium, which is again responsible for or which plays an important role in protecting or protection. Okay, so epidermis which is present in the outermost layer. outermost layer, जब आप प्लांट का सेक्शन लोगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, और इसमें सबसे बाहर के लेयर को यूजुअली एपिडर्मिस नाम दिया जाता है। और एक अगर वुड को कट करोगे उसमें सबसे बाहर का लेयर बार्क फॉर्म होता है, बार्क के नेक्स्ट नीचे का जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज कॉर्क। ओके, दीज टू लेयर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट इज सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसमें हम पहले बात करेंगे पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा कैसा होता है? लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, मोस्ट बेसिक पैकेजिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। पेरेन्काइमा का मेन काम है स्टोरेज करना, चीजों को सिर्फ स्टोर करता है। प्लांट में जितने भी सॉफ्ट पार्ट है, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स के भी जितने भी सॉफ्ट पार्ट होगा, स्टेम के भी सॉफ्ट पार्ट होगा, वहां सब पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, और पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज। Large thin walled cells, oval, circular or polygonal. Like you can see here, the cells are very thin walled. It could be circular, it could be polygonal, it could be oval. Usually one large nucleus is present. So हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो ये
दिस इज क्रॉस सेक्शन. Whenever you cut cucumber in disc shape, राउंड पीसेस जब कुकुम्बर का कट करने के बाद मिलता है उसको बोलता है ट्रांसवर्स सेशन. और कुकुम्बर को जैसे आप कुछ जैसे मसाला वगैरह डालना हो तो आप यूजुअली उसको ऐसे लॉन्ग कट करते हो, ठीक है, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेशन. सेम वे अगर प्लांट को आप क्रॉस सेक्शन में कट करोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो हमें वो जो पेरेन्काइमा टिश्यू है बिल्कुल ऐसा देखने मिलेगा और दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेशन. एंड जब व्हेन यू आप प्लांट को आप लॉन्ग वे में कट करके अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेशन. और लॉन्गिट्यूडनल सेशन में आपको पेरेन्काइमा का अरेंजमेंट अलग तरीके से दिखेगा, सिमिलर टू कुकुम्बर. कुकुम्बर को राउंड शेप में कट करो, आपको ओरिएंटेशन उसके अंदर के सीड्स का जो ओरिएंटेशन है अलग तरीके से दिखता है. जब आप लॉन्ग कट करोगे उसमें आपको ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ सीड्स जो भी है वो अलग दिखेगा. तो पेरेन्काइमा यूजुअली इनके सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं. वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है क्योंकि ये जो सेल है या फिर पेरेन्काइमा ये जो टिश्यू है, ऑफ कोर्स पेरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स. सो दीज सेल्स दे हैव देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज. अगर स्टोरेज है तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल का बहुत बड़ा योगदान है, वो है वैक्यूल. वैक्यूल जो है वो स्टोरेज में काम करता है. तो पेरेन्काइमा सेल्स में आपको लार्ज वैक्यूल दिखेगा. बल्कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन था डिवीजन, तो वहां पर आपको वैक्यूल नहीं मिलेगा देखने. Vacuoles almost absent in young cells, but cells tightly packed with little space. Then found in soft part cortex and pith region of the stem or plant. Function storage of food, especially in potato tubers, provide temporary support to the plant. Chlorenchyma, there are some parenchyma which shows modification. कुछ पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो पेरेन्काइमा स्टोरेज के साथ साथ अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो एक और फंक्शन जरूर करेगा. क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस. सो जो भी पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो पेरेन्काइमा को हम यूजुअली बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. जिस भी पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो पेरेन्काइमा को क्या बोला जाएगा? क्लोरेन्काइमा. और वो क्लोरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस. ओके, वो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस. So what all things you're going to remember regarding parenchyma? They are made up of large thin-walled cells. Okay, they form mostly the packaging unit of the cell, and their main function is storage. Where all these tissues are found? These are found in the soft part of the plant, like cortex, pith region of the plant. If I am talking about the cells, these cells are large, thin-walled, mostly oval, circular, polygonal. इसके अंदर बड़ा large vacuole present होता है. अगर आप छोटे सेल्स के बारे में बात करो, जो इमेच्योर सेल्स है उनमें तो वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट हो गए. जैसे जैसे वो मैच्योर होगा उनमें वैक्यूल प्रेजेंट होगा, क्योंकि बड़े सेल्स स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेल्स आर टाइटली पैक्ड विथ लिटिल स्पेस. आप देख सकते हो सेल्स जो है एक दूसरे के बहुत पास है, बहुत करीब है, लेकिन इनके बीच में बहुत माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है, इनके अंदर बहुत ही कम माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट है. सेल्स के बीच में स्पेस, बहुत छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट है. फंक्शन क्या है इनका? स्टोरेज ऑफ फूड, स्पेशली पोटैटो में वगैरह ये स्टार्च स्टोर करता है ये सेल्स. प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट. इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज करना, फिर भी ये कुछ हद तक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को. पेरेन्काइमा, जो भी पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है हम वो पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, और वो क्लोरेन्काइमा का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस. अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा. सी, पेरेन्काइमा में जो मॉडिफिकेशन होता है दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड दिस इज कोलेनकाइमा. बोथ आर डिफरेंट. सो पेरेन्काइमा, जिस भी पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो पेरेन्काइमा को हम बोल रहे थे क्लोरेन्काइमा. एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टिश्यू विच इज कोलेनकाइमा. व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर? आर इज मिसिंग ओवर हियर. Colon represents glue. Okay, elongated living cells, thickened at corners. So how will you identify a colenenchyma cell or colenenchyma tissue when you take the section and observe it under microscope? You can see corners में ये जो है ये यहाँ पर केमिकल का डिपोजिशन होता है और वो थिक होता है. कॉर्नर्स में क्या होता है? ये सेल्स क्या होता है? कॉर्नर्स में थिक रहता है, इरेगुलरली थिक. तो बीच बीच में आप देख सकते हो कॉर्नर रीजन में यहाँ पे थिकनिंग्स प्रेजेंट है. So this is the identification mark of colenenchyma. Cells are elongated, cell walls are thickened at corners. A very important point that colenenchyma को आप कैसे identify करोगे? They show irregular thickening at corners.
Where are they present? They are found at the leaf stalk and just below the epidermis of stem. Plant में mainly flexibility provide करने का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा. अब यूजुअली देखोगे क्रीपर्स, क्लाइंबर्स वगैरह जो है वो इजीली फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है. ठीक है, कहीं पे भी सपोर्ट जहां पे भी मिलता है ट्विस्ट एंड टर्न होके वो सपोर्ट के पास जाता है, फिर भी वो टूटते नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा. आप लीफ भी देख लो, काफी एंगल तक वो रोटेटेड रहता है, राइट, to get sunlight. So these colenchyma, they help to provide flexibility to the plant, helps to support the growing part of the plant while remaining flexible. So main tissue that is responsible for providing flexibility is what? It is colenchyma. Main tissue that is responsible for storage, it is parenchyma. Now moving on to next important tissue, that is sclerenchyma, the tissue that is responsible for providing strength, mechanical support to the plant. The only tissue which is dead, it is sclerenchyma. तो supporting tissue में तीन टिश्यूज हमने पढ़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. उसमें से एक टिश्यू है जो डेड है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस. टिश्यू which is dead, a dead tissue in plant or a dead permanent tissue or a dead simple permanent tissue or dead supporting tissue present in the plant, it is sclerenchyma. So sclerenchyma is a dead tissue. You have to remember this. Why it is dead? Because it consists of a chemical which is called as lignin. जो भी सेल्स के अंदर, अब जैसे देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमने देखा था, मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू बनता है या फिर परमानेंट सेल्स बनते हैं. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिस भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, वो सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आगे जाके क्या फॉर्म करेगा? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. और जैसे ही उसमें लिग्निन का केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, वो सेल्स जो है वो कैसा बन जाता है? डेड सेल्स बन जाते हैं. So composed of long narrow cells that have become dead. Cells develop very thick walls due to deposition of lignin. So their cells are very thick, very thick. क्यों थिक हो जाता है? क्योंकि उसके आजू बाजू में पूरा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है. जैसे अगर आप देख लो, ये सेल है, ये सेल के आजू बाजू में पूरा लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, ये पूरा लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर बहुत कम स्पेस बचता है. ठीक है, इसके अंदर बहुत कम स्पेस बचता है. तो ये जो है ये थिक वॉल्ड क्यों है? क्योंकि लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये थिक वॉल हो जाता है. कहां पे प्रेजेंट है? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट फाउंड इन स्टेम्स, वेन्स ऑफ द लीव्स. रोप, लिनेन, हेम्प फाइबर्स, जो भी कोकोनट का हस्क होता है, फिर प्लांट के अंदर भी जिसमें भी हमें फाइबर्स मिलते हैं, वो सारे फाइबर्स जो है वो किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना हुआ है. इवन सीड्स में जो भी हार्ड पार्ट प्रेजेंट है वो भी किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना हुआ है. तो इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा को स्टोन सेल्स भी बोला जाता है. वॉलनट शेल्स एंड ग्रिटी बिट्स इन पियर्स आर स्क्लेरेनकाइमा व्हिच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज स्टोन सेल्स. अगर क्वेश्चन आता है स्टोन सेल्स किसे बोला जाएगा, बोलना बताना है आपको, क्या कौन है वो? स्क्लेरेनकाइमा. आंसर क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा. इवन पियर फ्रूट है, पियर फ्रूट आपने खाया होगा, ग्रीनिश कलर का, तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, तो थोड़ा लाइक क्रंची क्रंची फील होता है. वो क्यों क्रंची फील होता है? वहां पर भी किसका डिपोजिशन होता है? स्क्लेरेनकाइमा का डिपोजिशन होता है. जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट पॉइंट में ही, यहाँ पर आप प्लांट को दो सेक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें प्लांट को आप जैसे कुकुम्बर को डिस्क शेप, राउंड शेप में हम कट करते हैं, वैसे अगर प्लांट को हम कट करोगे तो आपको लिग्निन इस तरीके से दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर. और अगर लॉन्ग कट करोगे प्लांट के टिश्यू को और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्क्लेरेनकाइमा इस तरीके से कुछ मिलेगा. तो ये जो बीच में जो स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसे बोला जाता है ल्यूमेन. क्या बोला जाता है इसे? बोला जाता है ल्यूमेन. और यहां पर आप देख सकते हो आजू बाजू में थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट है जो लिग्निन से डिपॉजिटेड है. ठीक है. नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द three types of supporting tissues present in three types of permanent tissues present in the plant. Which were the three types? Supporting, then protective, supporting and protective. These were the mainly we discussed supporting and protective tissue. In that supporting में हमने देखा था, किसको देखा था supporting में? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और सपोर्ट प्रोटेक्टिंग में किसको देखा था?
तो आज अब तक हमने डिस्कस किया था प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हमने डिवाइड किया था प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने बात किया था एपिडर्मिस और कॉर्क सेल्स के बारे में। सपोर्टिंग टिश्यू में हमने बात किया था 3 टिश्यूज के बारे में। कौन थे वो? पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये एक कंपैरेटिव टेबल दिया हुआ है जो आपको एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, ये दोनों जो सेल्स है ये कैसे सेल्स है? लिविंग सेल्स है। बट डेड सेल कौन है? ये है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड सेल। सेल वॉल पेरेन्काइमा का थिन है, बट कोलिनकाइमा में हमने देखा था थिक, बीच बीच में जो है कॉर्नर्स में थिक हो जाता है कोलिनकाइमा। और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये इवनली थिक है, पूरी तरह से उसके ऊपर लिग्निन डिपॉजिटेड होता है। तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है। पेरेन्काइमा जो होता है वो ओवल, सर्कुलर, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। कोलिनकाइमा यूजुअली इलोंगेटेड रहता है और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग और नैरो रहता है। पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज, टेम्पररी सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस। कोलिनकाइमा का मेन सपोर्ट क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। और स्क्लेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या था? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। पेरेन्काइमा जो है कहां पे प्रेजेंट होता है? पेरेन्काइमा यूजुअली प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स और पित्त रीजन में। कोलिनकाइमा कहां पे प्रेजेंट होता है? लीफ स्टॉक, बिलो द स्टेम, एपिडर्मिस। और स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है स्टेम, लीफ, वेन्स, ये रीजन में स्क्लेरेन्काइमा का डिपोजिशन आपको देखने मिलेगा। तो ये हुआ था आपका सपोर्टिंग टिश्यू। अब हम बात करेंगे कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू को 3 फॉर्म में डिवाइड किया था। कौन सा था? पहले था प्रोटेक्टिव, दूसरा था सपोर्टिंग, तीसरा वाला था कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग टिश्यू में कौन कौन आता है? कंडक्टिंग टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। यही कंडक्टिंग टिश्यू को हम यूजुअली बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू को? कंडक्टिंग टिश्यू को बोला जाता है वैस्कुलर बंडल्स। ओके, कंडक्टिंग टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? वैस्कुलर बंडल्स। सो कंडक्टिंग टिश्यू में पहला टिश्यू आता है जाइलम। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना या वाटर को कंडक्ट करना। प्लांट में यूजुअली प्लांट को वाटर कहां से मिलता है? प्लांट को यूजुअली कहां से मिलता है वाटर? कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर को? इट इज रूट्स। यस, प्लांट्स में वाटर मेनली एब्जॉर्ब करता है रूट्स। तो रूट्स में से ऊपर बड़े बड़े ट्रीज में या बड़े प्लांट्स हो या छोटे प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट हो, रूट में से ऊपर लीव्स तक तो वाटर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग एक पाइप प्रेजेंट है, वो पाइप का नाम है जाइलम। ठीक है, ये जाइलम जो है ये वाटर कंडक्शन करता है। carries water and dissolved minerals upward from roots to every part of the plant. Older xylem forms the wood. अब ये xylem जो है, xylem is a type of complex permanent tissue. Okay, remember this, xylem and phloem or in general conducting tissues, they are the type of complex permanent tissue. This complex permanent tissue, why it is called as complex permanent tissue? Because they are made up of more than one type of cell. Okay, complex permanent tissue, they are made up of more than one type of cell. So you can see when you will observe under microscope, आपको अलग अलग टाइप के सेल्स देखने मिलेंगे, एक से ज्यादा टाइप या फिर एक से ज्यादा शेप ऑफ सेल्स उस टिश्यू में देखने मिलेंगे। इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये सब सेल्स के नाम है, जैसे ट्रकीड्स। जाइलम टिश्यू जो है वो कौन से सेल से बना हुआ है? बना हुआ है ट्रकीड से बना हुआ है, जाइलम वेसल से बना हुआ है, जाइलम पेरेन्काइमा से बना हुआ है, जाइलम फाइबर से बना हुआ है। याद रखना, इसमें से जाइलम में ये 4 टाइप के सेल्स है, जाइलम टिश्यू में 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। उसमें से सिर्फ जाइलम फाइबर जो जाइलम पेरेन्काइमा जो है, जाइलम पेरेन्काइमा जो है यह लिविंग है। कैसे याद रखोगे? पेरेन्काइमा हमने अभी पढ़ा था, पेरेन्काइमा क्या था? लिविंग था। तो जाइलम पेरेन्काइमा भी लिविंग है। बाकी के तीनों सेल्स, जाइलम, फाइबर्स, ट्रकीड्स, वेसल्स, ये डेड सेल्स है। तो जाइलम के मैक्सिमम सेल्स कैसे है? डेड है, एक ही सेल लिविंग है। तो जाइलम ट्रकीड्स हम देखते हैं फंक्शन, अभी इंडिविजुअल इनका क्या फंक्शन है ये बात करते हैं। इलोंगेटेड डेड सेल्स विद लार्ज एम्प्टी कैविटीज, हाईली लिग्निफाइड वॉल्स गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। सो जाइलम ट्रकीड्स का मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऑफ कोर्स ये डेड सेल है, इसका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। जाइलम वेसल्स जो है ये मेनली करता है वाटर कंडक्शन। जाइलम वेसल्स क्या करता है? मेन फंक्शन क्या है जाइलम वेसल का? वाटर कंडक्शन। लॉन्ग ट्यूब लाइक डेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, ट्रांसवर्स वॉल डिसॉल्व टू फॉर्म कंटिन्यूअस वाटर पाइप। तो जाइलम वेसल्स जो है एक के ऊपर एक कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और उससे ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूअस होते रहता है रूट से शूट तक। जाइलम पेरेन्काइमा
अगेन पेरेन्काइमा है, जैसे बताया था, भले जाइलम पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा होगा तो उसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, और साथ में कुछ हद तक वाटर को और मिनरल को कंडक्ट करता है। जाइलम फाइबर्स, डेड थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इवन जाइलम fibers, they also provide mechanical support to the cell. So remember, mechanical support to the plant. Remember, xylem is made up of 4 type of cell: tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. Out of these 4, xylem parenchyma is living, remaining all 3 are dead. The main tissue that is responsible for, or main cell from xylem that is responsible for transportation of water is xylem vessels and tracheids. See, tracheids, vessels, tracheiry element, xylem tissue is tracheiry element plus xylem parenchyma plus xylem fibers. Together with phloem, xylem forms a complex vascular tissue. So xylem and phloem, they are called as complex vascular tissue. ये आपको याद रखना है। ट्रकीड्स और वेसल्स को मिला के क्या फॉर्म करता है, ट्रकियरी एलिमेंट्स। ट्रकीड्स और वेसल्स दोनों मिलके क्या फॉर्म करता है, ट्रकियरी एलिमेंट्स। और जाइलम टिश्यू किससे बना हुआ है, ये ट्रकियरी एलिमेंट, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों चीजों से। ट्रकियरी एलिमेंट के अंदर क्या आता है, ट्रकियरी एलिमेंट के अंदर आता है ट्रकीड्स और वेसल्स। सो ये सब कुछ मिलके फॉर्म करता है जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम ये टुगेदर फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलता है, क्योंकि ये जो टिश्यू है ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। सो अभी आप देख सकते हो, यहां पर मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको। जैसे ये देखो, ये जाइलम है, जाइलम में आप देख सकते हो ये पूरा जाइलम है, इसमें प्रेजेंट है ट्रकीड्स, ये ट्रकीड्स है, ये वेसल्स है, ये वाला जो पार्ट है ये वेसल्स है, और ये है ये जो ये रीजन है, दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा, और यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज called as xylem fibers. So this is a tissue. You can say different types of cells present in this tissue. Hence we are calling them as complex permanent tissue. Next, here also we have a diagram of phloem. फ्लोएम का भी डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगेन फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। कौन से सेल से बना हुआ है फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। फ्लोएम भी कितने सेल से बना हुआ है, 4 सेल से बना हुआ है। बट एक डिफरेंस है, जाइलम के मैक्सिमम सेल्स कैसे थे, डेड थे, बस एक ही लिविंग था। कौन सा था, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था। बट अगर फ्लोएम के बारे में बात करें, फ्लोएम के मैक्सिमम सेल्स लिविंग है, बस एक डेड है। कौन सा डेड होगा, बता सकते हो कौन सा डेड होगा? अगर जाइलम का अगर याद हो तो आपको इसमें से इजीली पहचान पाओगे। एक ही सेल डेड है, कौन सा डेड है, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर जो सेल है ये डेड है, बाकी के सारे लिविंग हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्लोएम। अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। अपने डायग्राम तो देख लिया, चलो। फ्लोएम कैरीज मैन्युफैक्चर्ड फूड। The main function of phloem is transportation of food. The main function of xylem was transportation of water. Water कहां से कहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाटर हमेशा सॉइल से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। बट अगर फ्लोएम के बारे में बात कर लो, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन मल्टीपल डायरेक्शन में होता है विथ द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं था, बट फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स में फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन करते हुए हमेशा एनर्जी यूज करता है। और ट्रांसपोर्टेशन कितने डायरेक्शन में होता है, 2 डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ you can see this phloem, it is made up of 4 type of cells: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fibers. Out of this sieve tube, elongated living cells join end to end, transverse walls are perforated to allow food flow. The main function of sieve tube is transportation of food. Sieve means छन्नी होती है ना, जिस छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये sieve tube में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो है ये sieve tubes है, ये sieve tube में आप देख सकते हो पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स, लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स क्लोजली लिंक्ड टू sieve tube helps them function. याद रखना, sieve tube में अपना न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, sieve tube के अंदर अपने न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो ये sieve tube है। ये sieve tube हमेशा
जुड़ा होता है कंपेनियन सेल के साथ। कंपेनियन सेल, कंपेनियन हम किसे बोलते हैं, दोस्त को कंपेनियन बोलते हैं, जो हमारे साथीदार है उन्हें हम कंपेनियन बोलते हैं। तो ये जो सीव ट्यूब है हमेशा एक सेल के साथ जुड़ा होता है जिसका नाम है कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है ये सीव ट्यूब के सेल्स को एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक सेल के एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस। ये सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो सीव ट्यूब के एक्टिविटीज को, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को सब कौन रेगुलेट करेगा, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस उसके एक्टिविटीज को रेगुलेट करवाता है। नाउ पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, अगेन हियर देयर इज पेरेन्काइमा प्रेजेंट। सो पेरेन्काइमा, जब भी वर्ड याद रखना कि वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा। लास्ट इज फ्लोएम फाइबर। फाइबर है, डेड पार्ट है, तो मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन होगा सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करता है ये, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। आउट ऑफ दिस sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, these are living cell. Which is the dead cell? Phloem fiber is the dead cell. So xylem plus phloem forms the vascular bundle. Both are found in veins of leaves, stem and roots forming continuous transport system. Xylem क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारी चीजें प्रेजेंट हो गए प्लांट्स में, प्लांट्स के वेन्स में प्रेजेंट होगा, लीव्स के, सॉरी प्लांट्स के नहीं, लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम में प्रेजेंट होगा, रूट्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ सब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ठीक है, तो बात कर लिया था अपन ने, एक और बार मैं डिस्कस कर रही हूँ, एक और बार रिवाइज करते हैं। ये हुआ हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट। ठीक है, तो अपन को एक बार रिवाइज करना चाहिए, एक बार गो थ्रू करना चाहिए सारे पॉइंट्स के थ्रू। हमने स्टार्ट किया था प्लांट टिश्यू। टिश्यूज आर द सेल्स दैट tissues are a group of cell which have similar structure and function, right? Now for understanding, for our ease, we are going to divide these tissue into 2 parts, plant tissue and animal tissue. Of course we need to divide it because plant tissue is made up of plant cell, animal tissue is made up of animal cell, and both the cells are different in structure and the organelles, few organelles that is present in them. Okay, now plant tissue, then we are going to divide this plant tissue further. प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया था, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है यूजुअली टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट। इसका मेन फंक्शन क्या था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन था डिविजन। अब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेस्ड ऑन कहां पर वो लोकेटेड होता है, इसके बेसिस में 2 ग्रुप में डिवाइड किया, अपाइकल मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम का मेन फंक्शन क्या था, अपाइकल मेरिस्टम का मेन फंक्शन था ग्रोथ, और लैटरल मेरिस्टम का मेन फंक्शन क्या था, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट। फिर हमने बात किया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग और कंडक्टिंग में। प्रोटेक्टिव में कौन आता है, प्रोटेक्टिव में आता है एपिडर्मिस और कॉर्क। और सपोर्टिंग में कौन आता है, सपोर्टिंग में कौन आता है, सपोर्टिंग में आता है ये है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कंडक्टिंग में कौन आएगा, जाइलम और फ्लोएम। फिर हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़े डेप्थ में देख लिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि उनका मेन फंक्शन क्या है, डिविजन। ठीक है, तो ये सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, बहुत ही एक्टिव सेल्स है। तो कौन से सेल्स एक्टिव है या कौन सा टिश्यू एक्टिव टिश्यू है पूछा तो क्या लिखोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर इट इज फाउंड, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अपाइकल मेरिस्टम, lateral meristem. Apical meristem is responsible for increase in length of shoot and root, and lateral meristem is responsible for increase in diameter or increase in girth of the plant. It is present at the base of the plant. Then we started with permanent tissue. परमानेंट टिश्यू के 3 फॉर्म्स है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग और कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव में कौन आता है, एपिडर्मिस और कॉर्क सेल। यूजुअली कहां प्रेजेंट होता है, यूजुअली सभी प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स के सभी पार्ट्स में एपिडर्मिस जो है ये प्रेजेंट होगा। और रूट्स में जो प्रेजेंट एपिडर्मल रीजन है उसको क्या बोला जाता है, एपिब्लेमा। और कॉर्क सेल्स कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्क सेल्स प्रेजेंट होता है यूजुअली बिग बिग ट्रीज में, उनके आउटरमोस्ट लेयर जो है वो कॉर्क सेल से बना हुआ है। तो ये हमने देखा एपिडर्मिस और कॉर्क कैम्बियम। फिर हमने स्टार्ट किया था सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
पेरेन्काइमा जो है ये थिन वॉल्ड सेल्स है, इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज। कहाँ प्रेजेंट होगा? सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होगा, आउटरमोस्ट रीजन पित्त, आउटरमोस्ट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स और पित्त के सेंट्रल रीजन में ये टिश्यू आपको देखने मिलेगा। अगर पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो पेरेन्काइमा को हम यूजुअली बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोला जाता है? क्लोरेन्काइमा। और ये मेनली कहाँ पे दिखेगा? लीव्स में दिखेगा, और इनका मेन फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इन जनरल मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा है स्टोरेज ऑफ फूड। अगर पेरेन्काइमा के अंदर मॉडिफिकेशन है, पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, और वो क्लोरेन्काइमा का फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। इस पेरेन्काइमा के अंदर बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज है। इसमें हम देख सकते हैं इनके जो सेल्स है, इनके सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होता है, बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर ये सेल है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस है उसको बोलते हो इंटरसेल्यूलर स्पेस। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोलेनकाइमा सेल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय इरेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर्स। हम देख सकते हैं कॉर्नर में थिकनिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये कहां पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्लांट में जहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कहां पर प्रेजेंट होगा? जैसे प्लांट्स के वेन्स में, स्टेम, लीफ के जो पेटियोल होता है, लीफ का जो स्टॉक जिसे हम पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल में प्रेजेंट है। देन क्रीपर्स, क्लाइंबर्स में वगैरह प्रेजेंट है, जो प्लांट को अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। Then we spoke about sclerenchyma, the only dead protective tissue or only dead supportive tissue, not protective, the only dead supporting tissue that is present in plant is sclerenchyma. sclerenchyma जो है इसके अराउंड लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये सेल कैसा हो जाता है? डेड हो जाता है। पूरा इनका मेन फंक्शन अभी क्या होगा? मेन फंक्शन इनका सिर्फ ये स्टोर, प्रोटेक्शन करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, स्टोर नहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। और अगर आप जैसे कोकोनट के हस्क वगैरह देखोगे, उसमें सब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इवन वॉलनट का जो सीड्स है, जो भी हार्ड पार्ट है फ्रूट्स में, वहां सब क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। Then finally we saw a chart which gave a comparative analysis. At the end, towards the ending, we discussed about another type of permanent tissue which is called as conducting tissue. Conducting tissue में आता है xylem और phloem, xylem और phloem, या फिर ये conducting tissue का दूसरा नाम है vascular bundles. Vascular bundles जो है ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। जैसे अभी हम पहले बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम बना हुआ है चार टाइप ऑफ सेल्स है, जाइलम ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसमें से जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये लिविंग है, बाकी के तीनों जो है वो डेड है। मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करता है? जाइलम। वेसल्स जो है मेनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रकीड्स और फाइबर्स जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज में हेल्प करता है। फिर हमने डिस्कस किया फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम भी अगेन चार टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। आउट ऑफ दिस फ्लोएम फाइबर is dead, remaining all are living. So xylem is made up of most of the dead cells, whereas phloem is made up of most of living cells. So xylem में maximum number of cells dead है except xylem parenchyma. phloem में maximum number of cells living है except phloem fibers. Phloem is responsible for transportation of food. Food is transported in plants in the form of sucrose. दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट प्रेजेंट है, एक प्लांट प्रेजेंट है, ये प्लांट में यहाँ पर बड़े लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ऊपर छोटे लीव्स प्रेजेंट है। तो ये बड़े लीव्स में से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये फूड जो भी है ये फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऊपर की तरफ, और साथ में रूट्स में भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये हुआ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म। प्लांट टिश्यू खत्म होने के खुशी में चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which tissue is found at the growing tip of root and stem? If you know the answer, please give the answer in the comment section. Which tissue is found at the growing tip of root and stem? कौन सा टिश्यू है जो ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड स्टेम में प्रेजेंट है? चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ जल्दी। फिर हम देखते हैं। यस, द आंसर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
सेल वॉल्स थिकेंड ओनली एट कॉर्नर्स आर टिपिकल ऑफ, कौन से सेल्स है जिनमें थिकेंड एट कॉर्नर्स, थिकनिंग एट कॉर्नर्स मिलता है, कौन से सेल है वो? इसमें से कौन सा? पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, जाइलम है? क्या आंसर होगा? कोलेनकाइमा। विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, फ्लोएम? Which tissue is having dead thick walled lignified cells? The answer is, please tell me the answer in the comment section fast. Sclerenchyma. Cambium increases as stems, height increase, girth increase, leaf number, root cell कैसे इंक्रीज होता है? लैटरल मेरिस्टम, कैम्बियम या फिर लैटरल मेरिस्टम का जो इंक्रीज होता है उससे वजह से क्या होगा? डायमीटर या फिर गर्थ ऑफ प्लांट इंक्रीज करेगा। विच कंडक्टिंग टिश्यू कैरीज फूड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स? कौन सा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है? कौन सा टिश्यू है इसमें से? जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, कौन होता है? यस, इट इज फ्लोएम। नाउ गिव वन वर्ड, वेरी इजी। I hope you're clear with the MCQ question. There's no doubt in MCQ question. Let us go through one word. Name the type of plant cells that have lost their ability to divide. कौन सा सेल है जो अपना एबिलिटी लूज कर देता है डिवाइड करने की? कौन सा सेल है वो, या फिर कौन सा टिश्यू है वो? Please tell me the answer. The answer is permanent cells. Permanent cells, they lose the ability to divide. गिव द टर्म फॉर पेरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। जो भी सेल्स के अंदर, जो पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो पेरेन्काइमा सेल्स को क्या बोला जाता है? क्लोरेनकाइमा। क्या बोला जाएगा? उसका आंसर क्या होता है? क्लोरेनकाइमा। व्हाट इज दिस सब्सटेंस कॉल्ड दैट गिव्स स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल देयर हार्डनेस? क्या है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर जिसके कारण वो सेल को डेड बनाता है, जो हार्डनेस वो प्रोवाइड करता है? कौन सा केमिकल है? दैट इज लिग्निन। Name the two tissues that together make up vascular bundle. Which are the two tissues that is responsible for formation of vascular bundle? Xylem and phloem. What are the perforated transverse wall of sieve tube called as? What are they called as? Sieve cells. Perforated transverse wall of sieve tube is called as sieve cells. Yes, sieve cells जो होते हैं वो छोटे छोटे pores present होता है sieve tube पे, जो cells present होते हैं उसे sieve cells बोला जाता है। नेम द लिविंग कंपेनियन ऑफ sieve tube. नेम द लिविंग कंपेनियन ऑफ sieve tube. कौन से सेल्स है जो sieve tube के साथ जुड़े रहता है, जिनके जो sieve tube के एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है? दैट इज कंपेनियन सेल्स। विच मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग स्टेम इन डायमीटर? कौन सा मेरिस्टम है जो डायमीटर को इंक्रीज करता है? व्हाट इज द आंसर? इट इज लैटरल मेरिस्टम। So here it ends with the plant tissue. Now let us start with animal tissue. Plant tissue खत्म हो चुका है, आप अपना पानी वगैरह पी लेना और रेस्ट, have 5 minutes break and then we will start with the animal tissue. So let's revise just go through the entire plant tissue part. Any doubt, any questions, you can just give me the questions in the comment section. I'll answer your questions. And then without wasting time, we will go towards animal tissue. So just go through it. Yes, let us start with animal tissue. I guess you're clear with all the plant tissue part. Whatever questions you have, you can give me, you can just text me the questions or in the comment section. Okay, you can put that question in the comment section. I'll be answering your questions. We will start with animal tissue now. Animal tissue is of 4 main kinds: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Again, you can, if you remember, I had explained you what does the word mean epi. Epi represents above. So epithelial tissue वो tissue है जो सबसे ऊपर के layer form करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो सब चीजों को कनेक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो मसल्स का पार्ट है जिससे हम मूवमेंट करते हैं, और नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट बनता है। तो अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूअस शीट ऑफ फ्लैट सेल्स, continuous sheets of cells that fit tightly together, leaving no space between them. So cells जो भी है एपिथेलियल टिश्यू के बहुत ही थिन होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े होते हैं और एक काइंड ऑफ शीट फॉर्म करता है। कंटिन्यूअसली सेल्स जो भी है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा पास में लाई करता है और ऑलमोस्ट इट फॉर्म्स लाइक अ, इट लुक्स लाइक अ शीट।
फिट लाइटली टुगेदर गिविंग नो स्पेस बिटवीन देम। लोकेशन कहां पर लोकेटेड होगा? कवर्स बॉडी सरफेस। जैसे मैंने कहा ये एपिथेलियल है, एपी रिप्रेजेंट करता है अबाव, सबसे ऊपर का लेयर, तो सब बॉडी सरफेस को कवर करता है। लाइंस, ब्लड, बॉडी कैविटीज, बॉडी के अंदर के जितने भी स्पेस है, कैविटीज मतलब स्पेस, जो भी कैविटीज है, जो भी स्पेस है, वो सब लेयर्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। इंटरनल ऑर्गन्स का जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन आता है? स्किन, माउथ, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा, इन सब के कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म करता है। इनके शेप्स जो है वो होता है फ्लैट, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, और फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। अब जैसे सबसे बाहर का लेयर है तो ऑफकोर्स प्रोटेक्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, सिक्रीशन करेगा, सेंसरी परसेप्शन करेगा। सेंसरी मतलब सेंसेशन रिसीव करता है, जैसे स्किन जो है वो टच सेंसेशन रिसीव करता है। सो 4 स्ट्रक्चरल कैटेगरीज, स्क्वामस एपिथेलियम। सो ये हमने अभी देखा कि ये अलग अलग शेप के होते हैं एपिथेलियल सेल्स। इनके शेप के बेसिस में ये एपिथेलियल सेल्स को डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप में। जैसे स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं बहुत ही थिन और फ्लैट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप है, नाम में ही है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के जो भी शेप है वो कॉलम शेप होता है। कॉलम मतलब पिलर लाइक, सिलेंड्रिकल, लॉन्ग, लाइक लॉन्ग टॉल सेल्स जो भी होते हैं वो कॉलमनार एपिथेलियम है। तो ऑफ कोर्स नाम में ही वो आपको ज्यादा याद करने में मुश्किल नहीं पड़ेगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू: स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ciliated columnar epithelium, glandular epithelium, and stratified epithelium. So you can see these are the different types of epithelial tissue based on the shape, where it is found, and what are their functions. So this table will help you to cover the entire epithelial tissue in a glance. Okay, squamous epithelium, they are made up of thin and flat, closely packed cells. Where are they found? They are found in the mouth, nasal cavity. What is nasal cavity? The cavity of nose, blood, lymph vessels. Their main function is protection from injury, germs, and from getting dried. Cuboidal epithelium, again the shape of the cell is cuboidal और cube shape. कहाँ पर प्रेजेंट होगा? किडनी में प्रेजेंट होगा। किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन है कि वो एब्जॉर्प्शन करे या फिर रीएब्जॉर्प्शन करे, सिक्रीशन करे। So lines, tubules, and duct, the function you can remember. It helps in absorption and secretion, reabsorption or secretion. Then columnar epithelium, tall cylindrical shaped cells. Where are they found? They are found in the inner lining of stomach and intestine. What is the function of intestine? Intestine का function क्या है? कि एब्जॉर्प्शन करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करवाता है। तो कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स, अगर इंटेस्टाइन वो फंक्शन करता है मतलब वो इंटेस्टाइन के सेल्स वो फंक्शन करते हैं, तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स वही काम करता है। क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। देन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, वर्ड सीलिया रिप्रेजेंट्स हेयर। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट होगा? ये हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी म्यूकस है, वो जो म्यूकस है वहां पर ट्रैप रहने नहीं अलाउ करेगा। ये सीलिया जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को या विंड पाइप को क्लीन रखता है हमेशा। ये हेयर कंटिन्यूसली ऐसे मूव करता है जिससे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमेशा साफ रहेगा। ठीक है। सीलिया लैश टू मूव मटेरियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सेल शेप लार्ज सिक्रीटरी सेल्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं वो लार्ज सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होता है? स्वेट, टीयर ग्लैंड्स, जहां पे भी सिक्रीशन होता है। ग्लैंड्स जो भी है वो केमिकल सिक्रीट करते हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करता है, तो वो ग्लैंड्स में भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सेल्स है। और सिक्रीट फंक्शन क्या होगा? सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। सेल शेप ऑफ स्ट्रेटिफाइड जो है, स्ट्रेटा वर्ड रिप्रेजेंट करता है लेयर्स। ये जो टिश्यू है ये लेयर्स में अरेंज्ड है। कहां पे प्रेजेंट होगा? स्किन के बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है। देन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम वियर एंड टियर। So here we have the diagram of all the type of epithelial tissue. So you can see this is simple squamous epithelial cells. So it is present in the skin. Okay. Then this is cuboidal epithelium, which is cube shape. There is simple columnar epithelium, which is present in the intestine. So you can see these are very tall cells. Their main function is absorption and secretion. Squamous epithelium, stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium आप देख सकते हो cells जो भी है ये ऐसे layers में arranged है। तो ये मेन पार्ट किसका है? स्किन का मेन पार्ट है स्क्वामस या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज सीलिएटेड एपिथेलियम व्हिच इज प्रेजेंट इन द
which is present in the respiratory tract. You can see at the tip there is small hair-like structures present. This hair-like structures will help to clean the respiratory tract. Now, again here they have given you the diagram. This cell is consisting of nucleus and cytoplasm. Okay, I hope you're clear with epithelial tissue. So epithelial tissue is divided into how many types? There are around 4 to 5 types. Squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium, ciliated columnar epithelium, glandular epithelium and stratified epithelium. Next is connective tissue. Connective tissue, like I told you, connect करता है चीजों को. So binds one tissue to another and connects various organs, keeping them in proper place. There are 3 characteristics: abundance of intercellular substance, few cellular elements and presence of fibers. Connective tissue is divided into 3 types: connective tissue proper, supportive connective tissue and fluid connective tissue. Connective tissue proper includes again 3 types. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 3 टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है: एरियोलर, एडिपोस एंड फाइब्रस टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग और बाइंडिंग. पैकिंग और बाइंडिंग जो है ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का फंक्शन है. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? सपोर्ट करता है. जैसे कार्टिलेज, बोन्स जो है वो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है ब्लड एंड lymph fluid, which is watery like. So blood and lymph is a part of fluid connective tissue. We will discuss about these connective tissue one by one. So here is a diagram of in general connective tissue which has been given. So let us discuss about each tissue, each connective tissue one by one. Connective tissue proper, like I told you, connective tissue proper में क्या क्या आता है? Areolar connective tissue, adipose connective tissue and fibrous connective tissue. Areolar connective tissue most widely spread occurs beneath the epidermis of the skin. कहाँ पे प्रेजेंट है? स्किन के एपिडर्मल रीजन के नीचे प्रेजेंट है. ये क्या करता है? मेक स्किन इलास्टिक एंड हेल्प्स विथस्टैंडिंग पुलिंग स्ट्रेन. तो जब भी आप स्किन को वगैरह पुल करते हो तो वो पूरा निकल के नहीं आता है ना, तो वो स्ट्रेन को वगैरह कुछ हद तक विथस्टैंड करने में हेल्प करता है. और साथ में ये ऑर्गन्स को वगैरह, स्किन और ऑर्गन्स को होल्ड करके रखने में हेल्प करता है. एडिपोस टिश्यू, ये जो एडिपोस टिश्यू के सेल्स है, ये सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट्स. ये फैट स्टोर करता है. अपने स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट है. ये क्या करेगा? वहां पर फैट्स को स्टोर करेगा. अब ये मोस्टली आप वो एनिमल्स में देख सकते हो जो कोल्ड रीजन में रहता है, जो पोलार रीजन में रहता है, जैसे पोलार बेयर्स. पोलार बेयर के स्किन के नीचे बहुत सारे एडिपोस टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट है, जिसे आप एडिपोसाइट्स बोलते हैं. इनमें फैट स्टोर होगा. ये फैट स्टोर होने से क्या फायदा है वो एनिमल को? उसका ये फायदा है, वो एनिमल एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में अपने आप को ठंड से बचा सकता है. कैसे बचाएगा? एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर्ड है वो बॉडी के अंदर के फैट्स को, बॉडी के अंदर के हीट को बाहर निकलने अलाउ नहीं करता है. ठीक है, एक और बार बता रही हूँ. एडिपोस टिश्यू के अंदर, एडिपोस टिश्यू के जो फैट सेल्स है, ठीक है, वो फैट सेल्स में क्या स्टोर होता है? फैट्स. ये फैट्स कैसे हेल्प करता है? ये बॉडी के अंदर से जो भी हीट प्रेजेंट है वो हीट को बाहर निकलने नहीं देगा, जिसके कारण वो हीट बॉडी के अंदर ही मेंटेन रहेगा, जिससे वो कोल्ड रीजन में अपने आप को हेल्प कर सकता है. सो इट इज एक्टिंग एज अ हीट इंसुलेटर. बिल्कुल एक थर्मस फ्लास्क की तरह. थर्मस फ्लास्क में आप अगर कोई भी चीज को, जैसे अगर गर्म पानी को स्टोर करके रख लो, वो गर्म पानी ठंडा नहीं होता, वैसे के वैसे रहता है, उसके अंदर हीट स्टोर्ड रहता है. तो ये भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है. ये एडिपोस टिश्यू जो है, इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर, विच हेल्प्स टू prevent heat from getting move into the outer environment. Specialized cell, तो एडिपोस टिश्यू क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है. क्या स्टोर करता है एडिपोस टिश्यू? इट स्टोर्स फैट्स. एडिपोस टिश्यू, इट स्टोर्स द फैट्स. एडिपोस टिश्यू, yes, it stores fat. It is responsible for storing fats and forms padding under skin around the kidneys and eyeball, insulates and retains the body heat. Body heat को retain करने में help करता है. Fibrous connective tissue, it is made up of elongated cells called as fiber. By areolar tissue forms tendons. Fibrous connective tissue के 2 types है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन्स क्या करता है? टेंडन्स कनेक्ट करता है बोन्स और मसल्स. अपने बोन्स और मसल्स के बीच में एक कनेक्टिविटी है, उसे बोला जाता है टेंडन्स. और बोन के बीच में भी एक कनेक्टिविटी है. 2 बोन्स को जुड़ाने वाले जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसे क्या बोला जाता है? लिगामेंट. सो अभी हम डायग्राम देखेंगे एक एक टिश्यू. सो दिस इज areolar connective tissue.
सो वी वर लर्निंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और क्या आता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. ये जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, कुछ कोलेजन प्रेजेंट है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो येलोइश कलर से रिप्रेजेंट किया है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो डार्कली स्टेन्ड है. देन दिस इज एडिपोस टिश्यू. एडिपोस टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट्स. एडिपोस टिश्यू के सेल्स को क्या बोला जाता है एडिपोसाइट्स बोला जाता है. ये एडिपोसाइट्स के अंदर क्या स्टोर होता है, क्या स्टोर करता है लिपिड्स, लिपिड्स और फैट्स. इट इज वन एंड द सेम, लिपिड्स और फैट्स. एडिपोसाइट्स के सेल्स में क्या स्टोर होता है फैट्स स्टोर होता है. और इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस आप देख सकते हो और साइटोप्लाज्म कंटेंट प्रेजेंट होता है. फिर हमने डिस्कस किया था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिगामेंट और टेंडेंस. लिगामेंट क्या करेगा, लिगामेंट ज्वाइन करता है बोन टू बोन. सो यू कैन सी हियर इज अ लिगामेंट. सो दिस इज द लिगामेंट. व्हाट इज दिस लिगामेंट डूइंग, सो दिस इज द लिगामेंट. ये जो लिगामेंट है ये क्या करता है, ये बोन को इस बोन से कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, लिगामेंट क्या करता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करता है. और टेंडेंस क्या करता है, टेंडेंस करता है, टेंडेंस बोन को मसल से जुड़ाने का काम करता है. ठीक है, टेंडेंस क्या करेगा, टेंडेंस बोन्स को मसल से जुड़ाने का काम करता है. टेंडेंस दे हेल्प टू जॉइन बोन्स टू मसल्स, whereas ligament they help to join bone to bone. Okay, ligament क्या करता है, it helps to join bone to bone. Are you clear till here? So these were the three types of connective tissue proper. Now we will go towards next type of connective tissue that is called as supportive connective tissue. Supportive connective tissue में कौन आता है, कार्टिलेज और बोन. जैसे जिसका काम है सपोर्ट करना. जैसे हमारे बोन्स, बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट है. ठीक है, कितने सारे बोन्स प्रेजेंट है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कितने बोन्स प्रेजेंट है अपने बॉडी में. और कुछ जगह पर हमारे बोन्स बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्लेक्सिबल है. जैसे ईयर में जो प्रेजेंट है, नोज के टिप में जो प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है. बट ये अगर हाथ के बोन्स देख लो, पैर के बोन्स देख लो, ये फ्लेक्सिबल नहीं है. तो जो भी बोन्स बहुत हार्ड है उन्हें हम यूजुअली बोन्स के नाम से बोलते हैं. बट जो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेज को बोला जाता है सॉफ्ट बोन्स. ओके, so cartilage they are made up of non-porous semi-transparent elastic material, whereas bone is made up of hard porous material. कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होता है, बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स का अच्छा सप्लाई रहता है. कार्टिलेज के सेल्स को बोला जाता है सेल्स इन स्पेस कॉल्ड एज लैक्यूने. बोन के सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट. मैट्रिक्स दे आर थिकेंड इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस. बोन्स में रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है. कहां पे प्रेजेंट होगा कार्टिलेज, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज, ईयर, ट्रकिया, बिटवीन वर्टिब्रे, लॉन्ग, बिटवीन लॉन्ग बोन्स. बोन्स कहां पे प्रेजेंट होगा, स्कल, लिम्स, रिम्स, वर्टिब्रे. ऑस्टियोब्लास्ट, द बोन सेल सिट्स विदिन द हार्ड मैट्रिक्स, sit within a hard material matrix arranged in a concentric rings called as central Hervesian canal. So you can see here is a diagram of cartilage and here is a diagram of bone. So this osteocytes which are called as bone cells, osteocytes which are nothing but the bone cells. So you can see this is a bone cell which is made up of canaliculi and lamella. Okay, and these are cartilage cells. There are different types of cartilage cells present. Cartilage, these are the soft bones. Bones, they are made up of hard matrix. Cartilage, they are made up of soft matrix. So that was about supportive connective tissue. Supportive connective tissue is made up of two types, consist of two types, cartilage and bones. Cartilage, they are soft. Bones, they are hard. Cartilage, they are present in tip of nose, ears, okay, and trachea, whereas bone they are present in skull, limbs, vertebrae. So cartilage के अंदर जो सेल स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है, लैक्यूना बोला जाता है. Now apart from this fluid connective tissue, there is next type of connective tissue which is called as fluid connective tissue. Fluid connective tissue consists of blood and lymph. Blood, it is red in color, whereas lymph it is yellowish in color. Why? What is the reason? The main reason is blood consists of plasma
and cellular part. Blood consists of liquid part which is called as plasma and cellular part which is called as RBC, WBC and platelets. But if I'm talking about lymph, the lymph is also a fluid substance which is also responsible for transportation of certain substance. But this lymph, it is not red in color because it does not consist of red blood cells. lymph के अंदर क्या present नहीं होता? red blood cells present नहीं होता. lymph में mainly plasma और WBC present होता है. ठीक है, lymph में mainly क्या present होता है? plasma और WBC present होता है. सो ये है हमारे बॉडी में दो सिस्टम. लिम्फ जो है ये फ्लो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू और ब्लड जो है फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे अपने बॉडी में दो सिस्टम्स प्रेजेंट है. ये है लिम्फेटिक सिस्टम और ये है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका पार्ट है ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड मूव करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ मूव करता है. ये लिम्फ क्या करता है? जहां पर भी अपना ब्लड पास नहीं हो पाता वहां से वेस्ट को इकट्ठा करता है और उसको ब्लड वेसल्स में डंप करने का काम करता है. तो आप देख सकते हो ये लिम्फेटिक वेसल्स है जो लिम्फ फ्लूइड को कैरी करता है. लिम्फ फ्लूइड में कुछ वेस्ट प्रेजेंट होगा, ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये डंप किया जाता है. ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स वेस्ट को फिर से प्यूरिफिकेशन में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो प्रेजेंट है वो वेस्ट को प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगा. Moving on to next tissue which is called as muscular tissue. Muscular tissue are of three types. So yes, three types: skeletal, smooth and cardiac. Skeletal muscle is also called as striated muscle. Smooth muscles are called as unstriated muscles and the other one is cardiac. So if I want to show you the diagram for better understanding, so this is the muscular tissue. Muscular tissue, so this is the region where the skeletal muscle is present. So I can move my hand according to my will, I can move my legs according to my will. ओके, जहां पे भी जो भी मसल्स हम अपने मर्जी से चला सकते हैं वो मसल्स को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स. और जिन भी मसल्स हम अपनी मर्जी से नहीं चला पाते उन्हें बोला जाता है स्मूथ मसल्स. और स्मूथ मसल्स यूजुअली प्रेजेंट होता है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में. जैसे स्टमक के अंदर जो भी मसल्स वगैरह प्रेजेंट होगा, हम नहीं बोल सकते स्टमक के मसल्स को कि यार अपने एक्टिविटीज को रोक दे. क्या हम बोल सकते हैं क्या ऐसे? नहीं. तो जो भी मसल्स हम अपने कंट्रोल में नहीं करवा सकते हैं वो मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स. ये स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम है इनवॉलेंटरी मसल्स. और तीसरा वाला है कार्डियक मसल्स. अगर आप कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर देखोगे, ये दिखने में स्केलेटल मसल की तरह है लेकिन इसका फंक्शन जो है ये स्मूथ मसल की तरह है. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं स्केलेटल थ्री टाइप्स ऑफ मसल. स्केलेटल, अनस्ट्राइटेड. स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड. तो स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक. तो यहाँ पर देखो स्केलेटल मसल कैसा है? वॉलेंटरी. वॉलेंटरी मतलब वो मसल्स जो अपने मर्जी से चल सकता है. मैं अपने मर्जी से अपने मसल्स को चला सकती हूँ, जो भी वो वॉलेंटरी मसल्स है. जैसे हैंड के मसल्स, लेग्स के मसल्स. इनवॉलेंटरी मसल्स या अनस्ट्राइटेड को क्या बोला जाता है? इनवॉलेंटरी मसल, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग अंडर माई विल. कार्डियक मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी. हार्ट के मसल्स को भी मैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकती, उसके मसल्स के रेगुलेशन को. ठीक है, नेक्स्ट इज अगर स्ट्राइटेड मसल्स का अगर आप फंक्शन देखोगे कैसा है स्ट्राइटेड मसल्स? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है. आप देख सकते हो जब ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आपको ऐसे दिखता है डार्क लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स. तो इसीलिए ये मसल्स को बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स को दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्राइटेड मसल्स. और अनस्ट्राइटेड मसल्स में हम ऐसे कोई ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स नहीं देख सकते, इसीलिए इसे नाम इनवॉलेंटरी मसल्स का दूसरा नाम क्या है? अनस्ट्राइटेड. उसका शेप कैसा है अनस्ट्राइटेड मसल्स का? स्पिंडल शेप है और सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, ये कैसा है? सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. कार्डियक मसल्स कैसा था? कार्डियक मसल्स में हम देख सकते हैं कार्डियक मसल्स भी सिलेंड्रिकल है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है बट इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है. यहाँ पर देखो आप देख सकते हो ब्रांचिंग प्रेजेंट है जो कि स्ट्राइटेड मसल्स में नहीं था. स्केलेटल मसल्स टायर्स इजीली. अनस्ट्राइटेड मसल्स दे डू नॉट गेट टायर्ड. कार्डियक मसल्स भी कभी थक नहीं जाता, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं. देन स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पे मिलेगा आपको? आर्म्स में, लेग्स में, नेक में मिल जाएगा. अनस्ट्राइटेड मसल्स इंटेस्टाइनल रीजन, आइरिस, ब्लड वेसल्स, ब्लैडर, यूट्रस, यहाँ सब आपको अनस्ट्राइटेड मसल्स मिलेगा. कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? जब सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है. वर्ड कार्डियक रिप्रेजेंट्स हार्ट, तो हार्ट के मसल्स को बोला जाता है कार्डियक मसल्स. मूविंग ऑन टू लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू is made up of a special type of cell which is called as nerve cell or it is also called as neuron. nerve cell का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन. अगर आप एक नर्व सेल को अगर पढ़ लो,
ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोप के अंदर एक नर्व सेल ऐसा दिखाई देता है, अगर आपको और बेटर दिखना हो नर्व सेल को, तो ये रहा अपना एक नर्व सेल। तो एक नर्व सेल में प्रेजेंट होता है सेल बॉडी, और दूसरा रीजन क्या होता है, डेंड्राइट्स। क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और ये लॉन्ग टेल लाइक पार्ट जिसे बोला जाता है उसको बोला जाता है एक्सॉन, और एक्सॉन के एंडिंग में प्रेजेंट होता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स है यूजुअली, जैसे अगर आपको ये डेंड्राइट्स जो भी है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कनेक्टेड है, और इन डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स के ऊपर, डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके आंखों में ये सिग्नल्स जा रहा है, लाइट के सिग्नल्स जा रहे हैं, तो ये डेंड्राइट्स के जो रिसेप्टर्स है वो पीछे में आपके सिग्नल्स को रिसीव करेगा और वो ब्रेन तक भेजेगा। तो ये यूजुअली ये डेंड्राइट्स में सिग्नल जाता है, ये सिग्नल्स रिसीव करता है ये डेंड्राइट्स, और ये सिग्नल्स जो है ये डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, so yes, made up of specialized cells called neurons concerned with perception and response of animal. Perikaryon contains the nucleus, so ये region में nucleus present है, dendrites which is long hair like extension, ठीक है, जो signals को receive करता है, axon is long tail part which is approximately 3 meter long, carries which is like एक एक neuron जो होता है usually एक एक मीटर लंबा होता है, so axon is usually 1 meter long, or it is very long in structure which carry impulses from cell body to next neuron. Nerve क्या होता है, bundle of axon, बहुत सारे axons मिलके क्या फॉर्म करेगा, बहुत सारे axon मिलके फॉर्म करेगा नर्व फाइबर। ठीक है, बहुत सारे axons मिलके क्या फॉर्म करेगा, नर्व फाइबर। जैसे आप अगर एक वायर को ओपन अप करोगे, प्लास्टिक कोटेड वायर को अगर आप उसको ओपन करोगे, आपको दिखेगा उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, उसी तरह बहुत सारे एक्सॉन्स मिलके नर्व फाइबर फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हुआ हमारा टिश्यू, एनिमल टिश्यू कंप्लीट। तो एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया था कितने पार्ट में, हमने क्या कौन से टिश्यूज पढ़े एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, देन फिर हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमने पढ़ा और क्या पढ़ा, मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। सो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कौन से थे, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रैटिफाइड। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम अपने ट्रकिया में प्रेजेंट होगा जिसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन रखने में हेल्प करता है। कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं कॉलम शेप होते हैं, टॉल होता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी के सेल्स में, किडनी में प्रेजेंट होता है, अगेन वहां पे क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। स्क्वैमस एपिथेलियम थिन और फ्लैट सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स है, कनेक्टिव प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज मेड अप ऑफ एरियोलर, एडिपोस एंड फाइब्रस। एरियोलर टिश्यू इट कनेक्ट्स, या फिर ये क्या करता है एरियोलर टिश्यू ऑर्गन्स को होल्ड करके रखने में हेल्प करता है, बाइंड करता है स्किन को और बाकी के अंडरलाइंग टिश्यू से। एडिपोस टिश्यू हेल्प करता है फैट्स को स्टोर करने में और इट इज एक्टिंग एज एन हीट इंसुलेटर। फाइब्रस टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करेगा, बोन्स को मसल से कनेक्ट करेगा, लिगामेंट क्या करता है, बोन्स टू बोन को कनेक्ट करता है। फिर हमने देखा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में आता है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज जो है सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट होता है, और बोन्स जो होते हैं वो हार्ड रहते हैं। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, नर्व्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज जो होता है थिक एंड इंटरसेल्युलर सब्सटेंस से बना हुआ है, बोन्स जो है रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना हुआ है। बोन के सेल्स को बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज it is found in tip of nose, ears, trachea, whereas bone is found in skull, limbs, ribs. Okay.
नेक्स्ट इज अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट आता है, ब्लड और लिम्फ। ब्लड में प्रेजेंट होता है लिक्विड पार्ट विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, और सेल्यूलर पार्ट विच इज कॉल्ड एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वेयरएज लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। लिम्फ का क्या काम है, जहां पर भी जैसे सेल्स के बीच में से ऊज आउट बाहर निकलता है, जहां पर भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है और उसको कलेक्ट करके लिम्फेटिक वेसल से होते हुए ब्लड वेसल्स में वो वेस्ट को डंप करेगा। ठीक है, यहां से जैसे ये ब्लड में से वेस्ट को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके यहाँ पे ब्लड वेसल्स के पास जाएगा, ब्लड वेसल्स में वो वेस्ट को डंप करेगा, और ब्लड वेसल्स फिर वो वेस्ट को लेके किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा। Next is muscular tissue. Muscular tissue is three types: striated, unstriated, and cardiac. Striated muscular tissue, it is also called as voluntary. Unstriated is called as involuntary. Cardiac is also involuntary. कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, हैंड्स, फेस, लेग्स, मोस्टली लेग्स में, नेक, आर्म रीजन में वगैरह जो भी है वो आपके स्केलेटल टिश्यूज प्रेजेंट है। अनस्ट्राइटेड यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइनल वॉल्स में, आयरिस में वगैरह अनस्ट्राइटेड प्रेजेंट है। कार्डियक हार्ट में प्रेजेंट है। स्केलेटल टिश्यू टायर्ड हो जाता है अनस्ट्राइटेड, और कार्डियक टायर नहीं, कंटिन्यूस वर्क करता है। ठीक है, स्ट्राइटेड टिश्यू का अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आपको ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्ट्राइटेड बोलते हैं। लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अनस्ट्राइटेड स्पिंडल शेप होता है, इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होता है, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक में सिलेंड्रिकल होता है और ये ब्रांच्ड होते हैं। फिर हमने देखा, ये हुआ हमारा ये जो डायग्राम है ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बना हुआ है नर्व सेल से या फिर न्यूरॉन से। फिर न्यूरॉन का अगर एक न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर डिस्कस कर लो तो हम देख सकते हैं कि एक नर्व सेल में प्रेजेंट होता है डेंड्राइट, सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर लॉन्ग टेल लाइक पार्ट विच इज कॉल्ड एज एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड में प्रेजेंट होता है एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर नर्व सेल में रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। कौन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन? डेंड्राइट्स में प्रेजेंट रिसेप्टर्स जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब ये हुआ हमारा एनिमल टिश्यू। अगर हम ये चैप्टर के बारे में बात करें, इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जैसे नर्व सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर ये टिश्यूज, अलग अलग टाइप के टिश्यूज जैसे स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, कार्डियक, मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप के टिश्यूज के डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है? फिर आपको जैसे बोन सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स, ये डायग्राम देखकर हमें पहचानना होगा कि ये कौन से टिश्यूज है। फिर प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, फिर परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। तो ये चैप्टर मोस्टली डायग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और हर एक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन है, तो ये आपको इस चैप्टर में मेनली नोट डाउन करना है। विच टिश्यू लाइन्स द ट्रकिया एंड हैज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया? कौन से टिश्यू में होता है? नाम में ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर फॉर्म्ड ऑफ विच टिश्यू? कौन से टिश्यू से बनता है टेंडन्स और लिगामेंट? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। Next is which connective tissue has no blood vessels or nerves? ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होता है, ये याद रखना है। यहाँ पे लिखा है नो, ये आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, एग्जामिनर यहाँ सब आपको कंफ्यूज करवा सकता है। तो नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स, इट इज कार्टिलेज। विच मसल टाइप इज इनवॉलेंटरी, स्ट्राइटेड एंड ब्रांच्ड? कौन से मसल में इनवॉलेंटरी है, स्ट्राइटेड है और ब्रांच्ड है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है। इनवॉलेंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ब्रांच्ड भी है। कौन सा टिश्यू होगा इसमें से? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। कौन सा हो सकता है आप बताओ मुझे सोच के, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? आंसर करो अपने कमेंट सेक्शन में। यह है कार्डियक, यस। लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज? लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से इंपल्सेस को दूर कैरी करने का काम करता है, कौन करता है ये? इट इज एक्सॉन। So here comes the ending part, almost ending part. So let us go through the short answer question. The very first question, name the cell body of the neuron. Name the cell body of the neuron. Neuron के cell body को क्या नाम दिया जाता है? What it is called as? Is it there? What it is called as? The cyton part or cell body, it is called as
perikaryon. Cytosol part of cell body it is called as perikaryon. Which blood cells are responsible for fighting infection? कौन से cells है जो infection से fight करता है? कौन से blood cells है जो fight करता है infection के साथ? It is which cells are called as soldiers of our body? It is WBC. Name the living cells found within the bone tissue. कौन से cells है जो bone tissue में present होता है? Living cells जो भी bone tissue में found होता है. आंसर करना है, बताना है. कौन से लिविंग सेल्स है? ऑस्टियोब्लास्ट. व्हाट इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट. देखो कहां से क्वेश्चंस बनते हैं. गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द लोकेशन ऑफ स्क्वैमस एंड कॉलमनार एपिथेलियम. स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पे लोकेटेड होता है? कहां लोकेटेड होता है स्क्वैमस एपिथेलियम? कहां लोकेटेड होता है? याद है कि नहीं है? स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पर लोकेटेड है? कहां लोकेटेड है स्क्वैमस एपिथेलियम? माउथ, नेजल कैविटी, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, जहां पे भी बॉडी का कवरिंग है वहां सब स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है. और दूसरा वाला कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि वो कहां पे लोकेटेड. और कॉलमनार एपिथेलियम. कॉलमनार एपिथेलियम कहां पे लोकेटेड है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में लोकेटेड है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड. फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है? याद है? ब्लड के फ्लूइड पार्ट को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. विच मसल टाइप फॉर्म्स 50% ऑफ बॉडी वेट. कौन सा मसल है जो बॉडी वेट का 50% मैक्सिमम पार्ट ऑक्यूपाई करता है? इट इज स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. क्या डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ में? ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट होता है. ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है. सो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट. अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आपको एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं आपको उसकी लिंक शेयर करूंगी. आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपका प्रैक्टिस और बेटर कर सकते हो, जिससे आपका ये चैप्टर और आसान होगा. जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप जब नोट्स बनाओगे, आपको ये चैप्टर को मोस्टली टेबल फॉर्म में नोट्स बनाना जितना होता है, आप अगर फ्लो चार्ट्स बनाओगे वो चैप्टर आपके लिए याद करना ज्यादा आसान होगा. ठीक है. सो ये हुआ हमारा सेकेंड चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन कंप्लीट. इसके आगे हम और वीडियोस देखेंगे जिससे आगे के चैप्टर्स भी पढ़ाया जाएगा. थैंक यू.